हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभी मैथ्स। और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ CGL 19 के जो हम सवाल कर रहे हैं मैथ्स के। तो आज हम करेंगे 3 मार्च शिफ्ट 3 2019 SSC CGL टीयर 1 के 25 सवाल। और आज की सीरीज़ में हम जो सवाल करेंगे जो करेंगे वो हम फुल हिंदी में सवाल करेंगे। जो मैंने सवाल लिए हैं वो पूरे के पूरे हिंदी में हैं और मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी बताता रहूँगा, लेकिन जो सवाल हैं वो मैंने पूरे हिंदी में लिए हैं। बहुतों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हिंदी में सवाल लेके बताएं, तो मैंने आज हिंदी में लिए हैं और मैं इंग्लिश में भी आपको बताता रहूँगा। हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है मैथ्स में, लेकिन तब भी सब कहते हैं कि हिंदी में लें या इंग्लिश में लें, तो मैं बता दूंगा। मैंने अभी आज हिंदी में लिए हैं तो इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं 3 मार्च शिफ्ट 3 के 25 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी संख्या यदि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कोई भी एक नंबर है और उस नंबर के 62 और 80% का जो डिफरेंस है वो 198 दिया हुआ है और आपको 92% और 56% का डिफरेंस आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखें कैसे करेंगे। 80 उस किसी भी नंबर का 80% और 62% का जो डिफरेंस है वो 198 है, तो आप इस चीज़ का डिफरेंस निकाल लीजिए। 80 और 62 का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आएगा जी? 18 18%। 18% की जो वैल्यू है वो है 198। ठीक है, अब आपसे पूछिए कितने परसेंट की है इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 36%। ठीक है जी। अच्छा, 18% की वैल्यू तो 192 है और मुझे 36% की निकालनी है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ये हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, यहाँ से ले 1, 2 में 18 और 1 19 9 के यहाँ से ले 1, 2 एकम 2 और 1 3। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ईजिली। ठीक है जी, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी होती है? तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है जी। ठीक है, समझा देता हूँ इंग्लिश वालों को। दो धावक मतलब दो रनर। ठीक है, एक भाग रहा है 100 मीटर पर मिनट से और दूसरा भाग रहा है 120 पर मिनट से। तो जो मैं ए और बी मान लेता हूँ, ए बी, और जो स्पीड का रेशियो होगा उनका वो है आपका 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट। ठीक है जी। अच्छा, जो टाइम का रेशियो हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, और जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है जी। अगर ये 5 है तो टाइम का रेशियो जो होगा वो 6-5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक धावक 10 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, कम समय लेता है, ये 6 ले रहा है और ये 5 ले रहा है, तो 1 यूनिट कम ले रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है? 10 मिनट की। ठीक है, 10 मिनट की दे रखी है, तो ये धावक कितनी देर में कर लेता है कंप्लीट? 60 मिनट में। 60 मिनट में कर लेता है। ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट में वो 600 मीटर दौड़ता है। 1 मिनट में 600 मीटर दौड़ता है और 60 मिनट में कितने मीटर दौड़ जाएगा? 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 6000 मीटर। कितना हो जाएगा ये? 6000 मीटर। और 6000 मीटर को ही तो हम कहेंगे 6 किलोमीटर, क्योंकि 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई पॉसिबल है नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। अगर आप जल्दी आपको ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दी निकाल लेंगे, नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, और अगर आपने इसमें पाइथागोरस निकालने के लिए, ये वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दी, तो वहीं पर आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के आप जो 2 नंबर है ना वो मिलेंगे तो सही आपको, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए 8 15 17 याद रखें, 8 15 17 आपका ट्रिपलेट होगा। ठीक है, 8 15 17 ट्रिपलेट होगा। आपको कॉट कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा आप जानते हैं बी बटा पी होता है, तो बेस की वैल्यू है 15 और पी की वैल्यू है 8, तो आंसर हो जाएगा 15/8। बस इतना सा क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि 2 साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0 है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो आप निकालेंगे टेन टू थीटा प्लस कॉसेक टू थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया जी। ठीक है, अब यहाँ पे टेन टू थीटा है, कॉसेक टू थीटा है, तो मोस्टली जो चांसेस है ना थीटा के वो 30 डिग्री ही हैं।
ठीक है, 30 डिग्री ही हैं मोस्टली जो चांसेस हैं। तो एक बार 30 डिग्री देख लेते हैं, चांसेस पूरे देख लेते हैं कि क्या है। तो 30 डिग्री साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, तो 1/2 माइनस 8 इंटू 30 हो जाएगा आपका जी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 और प्लस 5 जीरो के बराबर आता है नहीं आता ये देख लेते हैं। 2 से 2 कट गया, क्या आएगा 1, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा जी -6 और प्लस 5। तो ये +5 ये 6 और ये माइनस, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 सेटिस्फाई कर गया जी। थीटा की वैल्यू 30 सेटिस्फाई कर गई। बस यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लें जी। टेन सिक्सटी डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री। टेन सिक्सटी क्या होता है जी √3, कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3। इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 2/√3, तो ये हो जाएगा 5/√3। ठीक है जी, 5/√3 को देखते जैसे आपने देखा 5, तो उत्तर यही पॉसिबल है। और ये कैसे आया, यहाँ पे कुछ नहीं, आपने रेशनलाइजेशन कर दिया है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया है और ये हो जाएगा 5√3 और अपॉन में 3। ठीक है जी, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैंने 30 ही क्यों लिया जी एक बार में। एक चीज़ बताओ, आपको वैल्यू कौन कौन सी पता है। आप वैल्यू जानते हैं 0 की, ठीक है, आप वैल्यू जानते हैं 30 डिग्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, यही तो वैल्यू जानते हैं आप। ठीक है, 0 से 90 के बीच में वैल्यू है, तो ये 3 वैल्यू ही पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पे 45 लेता हूँ, थीटा की जगह अगर मैं 45 ले लेता हूँ तो वैल्यू चली जाएगी 90 में। 90 तो अलाउड ही, 90 जो है वो थीटा की वैल्यू अलाउड मतलब 90 तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो पॉसिबल है, अगर मैं 60 ले लेता हूँ तो अगर मैं थीटा 60 ले लिया तो वो 120 पहुँच जाएगा। तो 120 में भी बहुत बार 120 पे नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व एग्जामिनर सेट करता है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो डिग्री है, एंगल, वो हम 30 डिग्री चेक करेंगे, सिर्फ 30 डिग्री चेक कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 30 डिग्री हम सबसे पहले चेक करेंगे इसमें। ठीक है, और हमारा आंसर भी आ गया तो मतलब वेरीफाई भी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। ठीक है जी, तो एक कोई भी शॉपकीपर है, मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। कोई भी एक शॉपकीपर है जो 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है, और उसे उस सेल पर 5% का प्रॉफिट हो जाता है। यदि उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है तो बताइए 8 मशीनें वो कितने में बेचेगा। इसकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए जी। 6 ऊपर 6 सिलाई मशीन है ना, 6 मल्टीप्लाई 5% का लाभ उसने लिया है तो 105। ठीक है, 105, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, कॉस्ट प्राइस जितनी भी है ये आपका यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जितनी भी रुपीज़ में वैल्यू है वो आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, और ये बराबर होगी। ठीक है, 8 मशीनें उसे बेचनी है, 115 मतलब 15% का लाभ है तो 115 वैल्यू कमानी है, और यहाँ पे ले लूँगा मैं कैपिटल एक्स कितने में बेचेगा, यही मुझे निकालना है ये एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं जी। देख लो, ये हो जाएगा 21 पंजे 105, 21 तिया 63। ठीक है, ये हो जाएगा जी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से इसे काटूंगा, 3 दूनी 6। ठीक है जी, अच्छा जी, और उसके बाद 2 से इसे काटूंगा, 2 चौक 8, और 23 चौक कितने हो जाते हैं जी 92। कितने हो जाते हैं 92। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, जैसे ही आपने यहाँ 23 देख लिया है ना, 23 जैसे ही आपने देख लिया है तो उत्तर जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये देखो जी 23 का मल्टीपल सबसे पहले दिखता है आपको, 23 चौक 92, और 3 जीरो आनी आनी है क्योंकि ये 3 जीरो कहीं जाती तो है नहीं, 3 जीरो आनी है, तो 3 जीरो एक में ही आ रही है जी, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। जैसे ही आपको 3 जीरो दिखेंगी तो आप वैसे ही उत्तर लगा देंगे 92,000। ठीक है, आया होगा समझ में, मैं आशा करता हूँ। अगला सवाल, ए किसी कार्य को, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, ए कोई भी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो बताइए शेष कार्य करने में ए को कितने दिन लगेंगे। पहली बार कर रहा हूँ मैं भी हिंदी में ही मैथ्स। ठीक है जी, तो आप भी कोऑपरेट करें और मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक टाइम वर्क का क्वेश्चन है और जो ए है वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी जो है उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या ले लें एलसीएम, 100 ले लेते हैं एलसीएम, तो 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। ठीक है जी, उसके बाद एक साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, मतलब स्टार्ट किया, उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर स्टार्ट किया, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 9 काम कर लेंगे। और बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, मतलब इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया होगा, तो एक दिन में उन्होंने 9 काम किया है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा जी 45। 45 वर्क डन वो कर चुके हैं पूरा काम।
अब 45 अगर ये कर चुके हैं 100 में से, तो बचा हुआ काम कितना है? 55। 55 काम करने में ए को कितना समय लगेगा? एक एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, तो 55 कार्य करने में उसके कितना समय लगेगा? 11। तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत कम समय लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में दी गई हैं, पहली संख्या अगर 20 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। बच्चों वाला सवाल है जी। पहली संख्या 5 है यहाँ पर, और यही 20 दे रखी है 4 गुना, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 गुना, और 4 गुना होते ये कितनी हो जाएगी जी? 28। 28 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। एक विद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। अलग अलग जो स्ट्रीम होती है ना, जैसे साइंस, आर्ट्स, वाणिज्य तो मैं जानता नहीं, इकोनॉमिक्स आई थिंक, और फाइनेंस वगैरह जो भी हो सकता है देख लेना, ठीक है। उसमें लड़के लड़कियां कितनी है? लड़के लड़कियां इसमें सब में डाटा दिया गया है। अब देखो जी, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो देख लेते हैं टोटल विज्ञान में कितनी है जी? 35 + 18, 35 और 18। और व्यावसायिक में कितनी है? 10 और 30, 40। जोड़ लें जी, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 13, 3 के यहाँ से ले, 3 और 1 4, 4 8 और 1 9, 93, ठीक है। 93 तो इसमें है। और आपको निकालना है टोटल। टोटल कितना प्रतिशत है, मतलब कितना परसेंटेज निकालना है। 93 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल। तो 93 तो ये दोनों मिलकर जुड़ भी गए। बस आपको ये और जोड़ने हैं, और इसमें जोड़ के आंसर निकाल लेना। तो 40 और 45 कितना हो जाएगा? 85। और 25 और 47, 7 5 12 हासिल 1 2 1 3 4 3 7 72, और 93 ये बन रही थी वैल्यू, तो जोड़ लेंगे। 3 2 5 5 10 0 हासिल 1 8 1 9 9 9 18 18 7 25, 250 आ गया जी। बस यहाँ आ जाएगा। टोटल 250 है, और 93 का परसेंट पूछा है इंटू 100, ठीक है। देखें जी, 25 10 और 25 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 93 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 2 तिया 6, 9 दूनी 18 बटे 5, तो 5 तिया 15। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा पूरा तो कटने वाला है नहीं, पॉइंट में उत्तर आएगा, पॉइंट में एक ही उत्तर है, यही आंसर हो जाएगा आपका। आपको कंप्लीट निकालना ही नहीं है। 6 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो पॉइंट में आएगा। या तो 5 में या 5 होता तो पॉइंट में नहीं आता, या 0 होता तो पॉइंट में नहीं आता। यहाँ 6 है, पॉइंट में आएगा, तो यही आंसर है। पूरा कंप्लीट नहीं करना आपको, ठीक है। इस तरीके से आप, मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं पेपर में। टाइम बचाना है आपको, ठीक है। और क्यों बचाना है? क्योंकि रीजनिंग जो है ना, आजकल आजकल रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग आ रही है जी। टाइम कंज्यूम, वो ज़माने गए जब रीजनिंग जो थी वो 10 से 12 मिनट में हो जाती थी, और 50 नंबर भी आ जाते थे। वो ज़माने चले गए, टीसीएस का ज़माना है। और इसमें रीजनिंग में अगर आपने कहीं पे 17 मिनट दे दिए ना, तो वो मैथ में टाइम खा जाएगा, और फिर मैथ में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैथ्स में अगर आपको टाइम बचाना है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, और ये वही काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संख्या 94*2357 में स्टार को किस संख्या से प्रतिस्थापित करें, मतलब चेंज करें। कौन सी वैल्यू आएगी इसके इसकी बिहाफ पे, ताकि जो संख्या है वो 11 से विभाज्य मतलब डिवाइड हो जाए। ये संख्या है जी कोई भी 9 4, मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ स्टार की जगह, 2 3 5 7। ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जी, इसकी जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, बहुत आसान है। देखो मैं कैसे समझाऊंगा। हर एक अगले नंबर से ना माइनस करते हुए चलो। जैसे इसको 9 को 4 से माइनस करो, कितना आएगा? 5। उसके बाद x को 2 से माइनस करो, वैल्यू कितनी आएगी? x-2। उसके बाद 3 को 5 से माइनस करो, वैल्यू कितनी आएगी? -2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना जी, इसके आगे जीरो लगा लेना। तो 7 को किससे माइनस करो? 0 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 7, ठीक है। ये मैंने लगाया है, ठीक है। ये था नहीं, इसको पेयर बनाने के लिए मैंने ये लगा दिया। तो अब ये जो संख्या है ना, इनको ऐड कर दो, बीच में इनका ऐड का साइन। अब इसमें ऐड तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि माइनस का साइन है, तो इसे लगे रहने दो। यहाँ ऐड कर दो। अब यहाँ देखो जी कौन सी वैल्यू आती है, जो देखो 5 7 5 12, 12 में से 2 गए 10, और 10 में से 2 गए 8, तो x + 8 और बराबर, ये जो बराबर में वैल्यू लेनी है ना आपको, या तो आप 11 ले लो, कोई भी 11 नंबर ले सकते हैं, 11 का मल्टीपल ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने 11 लेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 11 - 8, जो की वैल्यू आ जाएगी 3, और यही आपका आंसर है। अच्छा, क्या ये सोच रहे होंगे मैं 11 यहाँ पे क्यों लूँ, ठीक है। आप जीरो भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप जीरो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं जीरो लेता, x + 8 = 0, ये वैल्यू जीरो आनी चाहिए, कटनी चाहिए पूरी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है जी? -8 आ रही है। क्या आ रही है? -8 आ रही है ना। जो भी यहाँ संख्या है ना, उसे 11 बनाने के लिए तो 11 में से माइनस कर दें। जो भी यहाँ संख्या आ रही है उसे 11 में से माइनस कर दें, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो संख्या है वो यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, यहाँ मैं नेगेटिव -8 तो नहीं रखूंगा, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही करेंगे, 11 से माइनस कर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
दी गई आकृति में, मतलब इसमें दिया गया है एपी एपी जो है, ये जो एपी है ये बी ए से बी एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब है जी एंगल बाइसेक्ट करती है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर। ये इसकी एंगल बाइसेक्टर है, बी ए सी को ये जो ए पी है वो एंगल बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर है। ए बी की अगर वैल्यू 4 है और ए सी की वैल्यू जो है वो 6 है और बी पी की अगर 3 है, तो सी पी की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो जी, ये मैंने कोई भी ट्राइंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ से ये एंगल डिवाइड कर रही है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, और ये पी है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी जो एंगल बाइसेक्टर है ना, कोई भी एंगल बाइसेक्टर, ये जो वैल्यू है वो इसको आमने सामने वाली भुजा के रेशियो में बांटता है। ये जो लेंथ है ना, वो आमने सामने की भुजा के रेशियो में बांटता है। देखो कैसे, ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो होता है बी पी अपॉन पी सी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ 6 है, तो इसका रेशियो निकालूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3 का रेशियो है, तो यहाँ पर भी 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए। अच्छा, 2 की वैल्यू 3 है, तो मतलब 1.5 गुना, 1.5 गुना ही है ना, तो 3 की वैल्यू भी तो 1.5 गुना होगी, तो मतलब 15 तिया 45, तो 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है। अगला, इन ट्राइंगल ए बी सी यदि ए बी बराबर ए सी है और बी ए सी की वैल्यू 40 है तो बी का मान ज्ञात करें। बी एंगल आपको बताना है जी, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, एक बार बता देता हूँ आपको अच्छी तरह के। एक बी सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, एंगल बी ए सी, मतलब ये एंगल आपको 40 है, तो ये एंगल जब को दो भुजा आपस में बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट वाला एंगल बराबर होता है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर बराबर होंगे। तीनों ट्राइंगलों के एंगलों का सम कितना होता है, 180। 180 में से 40 ये है जी, तो बचा कितना, 140। 140 में से आधा इस पे और आधा इस पे, 70 इस पे 70 इस पे, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, ये सवाल देखेंगे, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे इस सवाल को। ये आपको वैल्यू दिख रही है ए, अगर मैं इसको पूरे को एक कैपिटल ए मान लूँ और इस पूरे को कैपिटल बी मान लूँ, तो ये फॉर्मूला देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको इसमें, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, नहीं? ये पूरी, अगर मैं पूरे को ए मान लूँ, ए स्क्वायर, और इस पूरे को अगर मैं बी मान लूँ, तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होगा। बस, तो आप कुछ नहीं करना, ये एक बार इन दोनों को ऐड कर देना है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब आप ऐड करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, साइन तो चेंज नहीं होंगे, और अगली बार में साइन चेंज हो जाएंगे, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में। अब देखो जी, ए और ए, बी कैंसल आउट, सी कैंसल आउट और डी कैंसल आउट, और ए और ए कितना हो गया, 2a। आगे देखें जी, ए कैंसल आउट, ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, बी देखेंगे जी, बी, बी कैंसिल आउट नहीं हुआ, 2b बचा, 2b बच गया। सी क्या हो गया, -2c, और डी क्या हो गया, +2d। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से दो 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 दिख रहा है, दो और बाहर निकाल लूँ तो यहाँ हो जाएगा 4a। ठीक है, और अंदर बचेगा b माइनस सी प्लस डी। ठीक है, यही देखो, यही है ना जी आंसर, देखो 4a, b माइनस सी है और प्लस में टी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है। उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। ठीक है जी, चलिए जी, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर है, मतलब एसआई दिया हुआ है आपको, एसआई एसआई दिया हुआ है 5% 3 साल के लिए, तो मतलब जो है वो आपको 15% की जो वैल्यू दे रखी है वही आपको दे रखी है 1200 रुपये। ठीक है, तो 1% की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, आप कितनी आएगी, 15 × 8 = 120, 80 रुपये। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो वैल्यू आएगी आपकी 8,128,000 रुपये। तो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो हमारा 8,000 रुपये था। ठीक है, अच्छा, इसी पर आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, मतलब सी आई।
CI निकालना है सेम रेट 5% रेट पर और 3 साल के लिए। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूँ मैं, रेशियो मेथड से कराता हूँ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20, तो वैल्यू हो जाएगी 20 से 21, हर 3 साल बाद यही होगी, तो मतलब इसका क्यूब, 20 का क्यूब आप जानते हैं 8000, नहीं जानते हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और 21 का रखना पड़ेगा 9261। ठीक है, 8000 ही थे हमारी प्रिंसिपल, तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, और इसके बीच का जो गैप होता है वही हमारा CI होता है, और गैप कितने का है, 1261 रुपये का। हो जाएगा जी, आसान सवाल है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा जी, ये वाला सवाल देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझा देता हूँ। जीवा वगैरह क्या होती है, त्रिज्या होती है रेडियस जी, त्रिज्या होती है रेडियस। ये कोई भी सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस जो आपको गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक वृत्त मतलब एक सर्कल। ठीक है, जीवा, जीवा होती है जी कॉर्ड, क्या होती है, कॉर्ड। ये मैंने कॉर्ड बना दिया, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी। एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जो केंद्र से, सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये जो सेंटर से जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। और ये लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट भी करेगी जी, परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बाइसेक्ट भी करेगी। बाइसेक्ट का मतलब है ये यहाँ से बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे, और ये अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ, तो ये रेडियस है, और रेडियस आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो बस पाइथागोरस देख लो जी, 5 3 3 4 5, तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 8। इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन आ गई जी। मैंने कहा है आपसे, हर पेपर में देता है TCS सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हर पेपर में। SSC CGL CHSL MTS फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। और ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, तो मैं आपको अगर सजेशन दूँ, एक सजेशन दे देता हूँ, अगर एग्ज़ाम टाइम में अगर आपके पास टाइम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और आप अगर सिंप्लीफिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है ना अपनी सिंप्लीफिकेशन पे, आपने उस पे कि मैं जल्दी नहीं निकाल पाऊंगा, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, उनको आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। और अगर आपने ये जल्दी अटेम्प्ट किया और आंसर आपका इसमें मैच ही नहीं किया, तो ये आप जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके 3 मिनट कम से कम ले जाएगा। और जो कि ये इस क्वेश्चन के लिए 3 मिनट अच्छे नहीं है, जो आप इसमें 3 मिनट दे दो। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको शांति से करेंगे तो 1 मिनट में अंदर कर लेंगे। और अगर आपने यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो ये गलत होके 2-3 बार में निकालना पड़ेगा, और 3 मिनट से कम का समय नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लग सकता है। ठीक है जी, तो अब देखेंगे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले नीचे देखो, आप सबसे पहले नीचे देखो, ऑफ सॉल्व करेंगे करूँगा, तो 7 या 21 होगा, और 21 में से 21 को डिवाइड करेंगे तो नीचे बन जाएगा 1। नीचे क्या बन जाएगा, 1। तो हमें नीचे से अब कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, आगे देख, ऊपर देख लेते हैं जी अब क्या बन रहा है। लिखता हूँ 36 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले इसका ऑफ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, हाँ से ले 6 चौ 24 और 1 25, डिवाइडेड बाई 252 इंटू 7 प्लस, ठीक है जी, 24 इंटू, तो ये लिखूंगा 24 इंटू 6/18, यहाँ लिखूंगा प्लस में 3, डिवाइडेड बाई -4। तो ये जो -4 है यहाँ पर माइनस चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 दूनी 6, और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है जी, अब देखता हूँ 36 अपॉन में 252 डिवाइड लगा हुआ है इंटू 7 प्लस 6 तिया 18 और 8 तिया 24, क्या आ जाएगा 8, माइनस 3/4 माइनस ये हो जाएगा 10/8। ठीक है, 36 सत्ते 252, 7 से 7 क्या बचा 1, प्लस 8 माइनस, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, ये देखो जी, माइनस और -3 -5, ये हो जाएगा -8, और -8 अपॉन 4 वैल्यू बचेगी आपकी -2। ठीक है, क्या बचेगा, -2। 8 और 1 9, 9 में से 2 गए, कितना आएगा आपका 7। 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में APBP केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और यदि APB 62 डिग्री है तो AQB का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी इस क्वेश्चन को, AP और BP, ये जो AP और BP है टेंजेंट है, टेंजेंट है जी AP और BP। O जो है सेंटर है इस सर्कल का, O जो है सेंटर है इस सर्कल का।
यदि ए पी बी जो है वो 62 डिग्री का एंगल है, ए पी बी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये अगर 62 डिग्री का एंगल है, 62 डिग्री का, तो ए क्यू बी आपको निकालना है, ए क्यू बी कितना होगा। ठीक है जी, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान सवाल है। देखो जी, मैं जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँ आप उस तरीके से देखना, पार्ट में तोड़ के दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा। ये यहाँ सेंटर है, ओ ठीक है। अभी भूल जाओ उसके पीछे कुछ है, सिर्फ इतना देखने की कोशिश करो, इतना। ठीक है, ये आपको 62 दिया है। आप जानते हैं कि जब भी कोई भी रेडियस टेंजेंट को छूती है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, 10वीं में पढ़ा होगा आपने, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 62 है, 90 90 तो ये 180 हो गया, ये 62 है तो ये भी 180 माइनस 62 आएगा जी, बिल्कुल। तो 8 तो 10, जीरो यहाँ से ले, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1 8, 118 बन गया, 118 बन गया जी ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना आ गया, 118 ठीक है। अच्छा जी, अब देखना जी क्या है, अब ये वाला अगर मैं आर्क लूँ, ये वाला आर्क, ये वाला अगर मैं आर्क लूँ, तो ये जो आर्क है ये सेंटर पर 118 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और यही वाला आर्क जो है वो सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कौन से का एंगल बनाएगा, इसका हाफ बनाएगा। तो जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 59 आ जाएगी, 59 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने वो थ्योरम या प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी सर्कल की, कि कोई भी ये आर्क है, कोई भी आर्क अगर सेंटर पर, ये जो कोई भी आर्क है अगर सेंटर पर 2 थीटा बनाती है, तो यही आर्क जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर सिर्फ थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, चलें आगे, होगा समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका के अनुसार 40 से 60 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी थे। 40 से 60 वर्ष की आयु वाले मतलब 40 से 60 के बीच में जितनी भी हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डाटा दे रखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से, 60 से और 70 से कम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको डाटा इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, अरेंज करना पड़ेगा। 10 से कम कितने थे, 11। 10 से कम मतलब 0 से ज़्यादा, और 10 से छोटे, एक्स की वैल्यू जो है, कोई भी जो नंबर है वो 0 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी और 10 से छोटी, मतलब 0 से 10 के बीच में जो डाटा है वो कितने लोग हैं भाई, 11। अच्छा, 11 हैं। 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से कम, 20 से कम मतलब 20 से पीछे की वैल्यू में टोटल 15 जने हैं, मान लो 15 रोगी हैं। ठीक है, 20 से पीछे, ठीक है, टोटल 15 हैं। और 10 से पीछे 11 हैं। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हो रहेगी, 4 ही तो रह जाएंगे। 11 पीछे हैं और 20 इसके पीछे हैं टोटल। ठीक है, इसके पीछे 11 हैं, तो टोटल ये 11 भी तो इसमें काउंट हो गए 15 में, तो इनके बीच के क्या हो गई, 4। तो बस माइनस करते हुए चलिए, 20 से 30 में कितने आ जाएंगे जी, अगले में माइनस कर दो, 7 5 12। ठीक है, 30 से 40 के में कितने आ जाएंगे जी, 30 से 40 में 7। उसके बाद 40 से 50 के बीच में कितने आ जाएंगे जी, 6। 50 से 60 के बीच में 10। बस यहीं पर आपका काम खत्म हो गया। आपसे पूछिए 40 और 60 के बीच में वैल्यू, तो 40 और 60 ये आ गए, ये दो डाटा जुड़ जाएगा, और 10 और 16 आपका आ जाएगा 16, 10 और 6। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये जो पिछली सिंप्लीफिकेशन है उससे आसान है, तो इसे ना छोड़ें, इसे एक बार में ही करें। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें, -5/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा 1/6 और इंटू 1/2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका -5/2 और 3 दूनी 6 प्लस 1/8, एलसीएम लूंगा आएगा कितना, 8। यहाँ 4 का तो -20 प्लस 1 बराबर आ जाएगा -19/8। बहुत जल्दी आ जाएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसकी जी सीधी सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है। ये जितने जुड़वा रहा है ना, आगे कितने जुड़वा रहा है, 5 जुड़वा रहा है, तो बस m + 5 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस 5 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि ऐसे कैसे, तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, सम संख्याएं, सम आई थिंक इवन होता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो सम इवन होता है। तो 5 क्रमागत इवन संख्याएं हैं और उनकी औसत m है, तो मैं ले लेता हूँ 5 क्रमागत इवन संख्याएं। ठीक है, 2, अगली क्या हो जाएगी 4, अगली क्या 6, अगली क्या 8 और अगली क्या हो जाएगी 10। तो 5 हो गई जी, 1 2 3 4 5। अच्छा, इनकी औसत मतलब इन्हें ऐड करके
और डिवाइडेड बाई कितना करना है, 5 करना है। ठीक है, औसत देख लेता हूँ इनकी। 6 4 10, 8 तो 10, 10 10 20, 20 और 10 30, 30/5 कितनी आ जाएगी भाई, 6, 6 आ जाएगी। अच्छा, अगली 5 भी जोड़ दी जाए इनमें, तो 30 तो इनका सम बन ही रहा है। अगली 5 कौन कौन सी होंगी, 12, 14, 16, 18, और अगली कौन सी हो जाएगी, 20। 5 जोड़ दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अपॉन में अब कितनी करूँगा मैं, 10, 10 से डिवाइड करूँगा। अब देखता हूँ क्या आ रहा है। देखो जी, 14 16 कितना हो जाएगा, 30, और 18 12 कितना हो जाएगा, ये भी 30, और ये 20 कितना हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा, तो 30 30 60, 30 90, 90 और 20 कितना हो गया, 110, और इसको 10 से डिवाइड करूँगा, 1 0 से 1 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 11। अब देखो जी, इसमें कितने का अंतर आ गया, +5 ही तो जुड़ रहा है, +5 ही जुड़ रहा है, बस यहाँ पे 5 ही तो जोड़ना था। यही आंसर आ गया होगा समझ में, हर तरीका बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, 27a³ - 2√2b³ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, ये तो बस फॉर्मूले पे दे दिया गया है, आपको फॉर्मूला ही देखना है और कुछ नहीं देखना। ये वैल्यू है आपकी a³ - b³। ठीक है जी, a³ - b³, और इसका फॉर्मूला होता है a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और a की जगह वैल्यू है आपकी 27a³ और -2√2b³। ठीक है, तो 27 का आप अगर आप उसमें खोलेंगे तो आपका आएगा रूट, क्या आएगा जी, 3 आएगा, 3a, और ये आएगा जी माइनस रूट रूट 2b। पहली संख्या तो ये आएगी, देखो जी, इसमें भी बराबर, इसमें बराबर, इसमें बराबर। अब बस इसकी देख लो, a², इसका स्क्वायर क्या आएगा जी, 9a²। ठीक है, अच्छा जी, इसमें देखो अंदर फॉर्मूले में सारा प्लस आता है, इसमें दोनों माइनस है, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें 1 + 1 - आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये दोनों प्लस आंसर हो सकता है, और अगले में भी दोनों प्लस है, आंसर हो सकता है। अब अगले में बस डिफरेंस कितने का है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई क्या, ए बी का मल्टीप्लाई होता है ना, तो ए बी का मल्टीप्लाई 3√2 3√2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2ab का मल्टीप्लाई कर रखा है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं होता। तो हमारा यही हमारा आंसर होगा। बस आपको ऑप्शन से चेक करने हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको करने नहीं है, आप निकालने बैठ जाओ। ठीक है, ये आपको ऑप्शन से देखने हैं कि ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं बस। ये अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। देखते हैं जी क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने ऐसे मूल अंकित किया कि उसे 40% का लाभ हो जाए। ठीक है जी, ऐसा मूल अंकित किया, मतलब जो सीपी थी, सीपी, अगर मैं सीपी को 100 मान लूँ, तो जो एमपी है ना, एमपी पे वो 40% का लाभ अंकित करके मतलब 140 रखने वाला है। लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। ठीक है, 20% की छूट देती हूँ, मतलब इसका 80% में वो माल बेच देगा। ठीक है, 80% में माल बेच देगा। तो बताइए उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कुछ नहीं जी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 14 8 112, 100 का माल 112 में बिक गया, तो 12% का लाभ हो गया। बताइए जी, कितनी देर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें। ये दोबारा से डीआई आ गया, इसमें पूछ रहा है 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 या उससे अधिक, तो यहाँ तक तो 20 से छोटा है, तो हमें ये डाटा लेना पड़ेगा। 20 या उससे अधिक मतलब ये सारी जोड़ लो, 6 3 9, 19 9 28, और 28 4 32, और 32 10 42, 42, और टोटल देख लेंगे, 42 में जोड़ देंगे, पहले ये जोड़ 18 12 कितने हो जाएंगे, 30, 15 और 13 कितने हो जाएंगे, 28, और इसमें 42 जुड़ जाएगा। 8 2 10, जीरो हासिल 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 100, मतलब 42%। 100 पे 42 आ रहा तो 42%। अगला क्वेश्चन, tan 30 + tan 60 प्लस अपॉन में cos 30, बहुत ही आसान, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। tan 30 1/√3, tan 60 √3, और cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 + 3/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर नीचे 2/√3। तो ये जाएगा 3 और 1 4, 4 × 2 8, 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डीआई है, अच्छी डीआई लग रही है। देखते हैं क्या कहता है डीआई में, इसमें कि टेबल दी गई है, 5 कर्मचारी हैं ए बी सी डी, और उनकी आय का वेटेज दिया हुआ है, आय का वेटेज दिया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, सारा दे रखा है, फिर टोटल दे रखा है। अब पूछ रहा है कितने कर्मचारियों का वेतन
कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक है। अन्य स्रोत आपके ये हैं, ओवर टाइम, बकाया, विविध आय, ये अन्य स्रोत हैं। इनसे 4 गुना अधिक है उनका वेतन। कितनों का 4 गुना अधिक है? तो चेक करना पड़ेगा। तो ए का चेक करता हूँ, तो इन्हें जोड़ लो। 5,000, 5 5 10, 10 3 13, और ये कितना हो जाएगा? 500 500 हज़ार, तो मतलब 14,000। ठीक है, 14,000। 4 गुना, 14,000 का 4 गुना होता है 56,000। क्या ये अधिक है 52,000 से? नहीं, ये अधिक नहीं है, तो एक तो अधिक नहीं है जी। अगला चेक करते हैं। 3 3 6 4 10, 10,500, 10,500, और इसका अगर मैं 4 गुना निकालूँ तो 0 0 4 5 0, 4 एकम 4, 42,000 आ रहा है। और 42,000 ये यहाँ पर है 48,500, मतलब बी अधिक है, 4 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, सी का चेक करते हैं। 4,000, 4 2 6,000, 6 2 8,000, 9,000, और ये 10,000। तो 10,000 और ये है 42 गुना, मतलब 4.2 गुना, मतलब 4 गुना से अधिक है। तो सी की वैल्यू भी 4 गुना से अधिक आ रही है। ठीक है, आगे चेक करते हैं डी की। 2 3 2 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, और ये 500 500, 9,000। और 9,000 का अगर मैं 4 गुना करूँगा तो आएगा 36,000। ये नहीं है, तो डी की वैल्यू 4 गुना नहीं है, कम है उससे। ई की चेक करते हैं जी। 2,000, 3 2 5, 5 और 1 6, 6,700, मतलब 6700, और इसका अगर मैं 4 गुना करने जाऊँगा तो 7 चौक 28, 8 2 6 चौक 24, 24 2 26, ये भी वैल्यू ज़्यादा है। तो मतलब ई की वैल्यू भी 4 से गुना अधिक नहीं है। तो कितनों की 4 गुना से अधिक है? बी और सी की ही अधिक है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी हैं, 2 कर्मचारी ऐसे हैं बी और सी जिनकी ये जो अन्य स्रोत वाली आई है उससे 4 गुना अधिक उनका वेतन है। तो सिर्फ 2 ही ऐसे हैं। कैसे लगे आपको सवाल? ये 25 सवाल खत्म होते हैं 3 मार्च की शिफ्ट 3 के। सारे 25 के 25 सवाल खत्म हो जाते हैं। आप बताएं आपको कैसे लगे, और अभी मैथ्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। अभी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी।